फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए शीतल राव चौहान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीए चौहान जी। जैसे कि 31 मार्च 2025 आने वाले हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या काम हमें करना है बिफोर 31 मार्च 2025, ताकि हम अपना इनकम टैक्स कंप्लायंसेस प्रॉपर कर सके। चलिए हम लोग डिटेल में एनालाइज करते हैं। सबसे पहला, 8 थिंग्स टू बी डन इन इनकम टैक्स कंप्लायंसेस बिफोर 31 मार्च 2025। डिडक्शन, अगर आप सैलरी पर्सन हो, ठीक है, इफ ऑफ फॉर ऑल स्कीम गिव डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 80C, 80D, 80E, 80GGC, ठीक है, एंड होम लोन डिटेल, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट इटीसी टू द एम्प्लॉयर। मैं आपको बता दूं, 80C क्या हो गया? 80C हो गया जैसे कि LIC हो गया, म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हो गया, FDs हो गया, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। 80D क्या हो गया? अगर अगर हम लोग मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करते हैं अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए, या फिर मेडिकल इंश्योरेंस पे करते हैं, ये हो गया। 80E हो गया, मान लो अगर आपका कोई एजुकेशन के लिए अगर हम लोगों ने लोन लिया है, ठीक है, अपने बच्चे के लिए, तो वो आ गया। 80GGC आ गया, अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को पेमेंट कर रहे हैं तो, डोनेशन दे रहे हैं तो ये सब अगर आपके पास डिटेल है तो आप अपने एम्प्लॉयर को दे दीजिए, ताकि वो अपना जब TDS कंप्यूट करें, ठीक है, तो ये सब का इफेक्ट जो है वो अपने TDS में ले सके। और इवन आप अपना होम लोन का डिटेल भी दे दीजिए, जैसे कि अगर आपका होम लोन है और अगर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, या फिर अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो उसका भी डिटेल दे दीजिए, क्योंकि उसका भी डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट ये किसके लिए होगा? अगर आप लोग ओल्ड रिजिम ऑप्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आपका न्यू स्कीम है, ठीक है, अगर आप न्यू रिजिम भी ले रहे हो, तो भी आप अपने एम्प्लॉयर को बोलिए कि आप NPS का कंट्रीब्यूशन कर दीजिए 31 मार्च 2025 तक, क्योंकि इसका डिडक्शन न्यू स्कीम में भी मिल रहा है। और अगर आप बिजनेस पर्सन हो और अभी अगर आप ओल्ड स्कीम में अभी भी अगर आप रिटर्न लगाना चाहते हो, तो आप क्या करो, इसमें भी सेम आप इन्वेस्टमेंट कर लो 31 मार्च 2025 तक। किस किस में? और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं इसमें बता दे रही हूँ, जैसे कि मेनली 80C में आप कर लो, 80D में कर लो, ठीक है। अब आ गया सेकेंड, एडवांस टैक्स। जस्ट अभी एडवांस टैक्स का ड्यू डेट जो था 15/3/2025, वो अभी जस्ट पास हुआ। लेकिन अगर हम लोग 31 मार्च 2025 तक भी अगर पे कर लेते हैं तो मान लिया जाएगा कि हम लोग एडवांस टैक्स पे कर लिए, ठीक है। और एडवांस टैक्स प्लीज आप 31 मार्च 2025 तक पे कर दीजिए, टू अवॉइड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड C। 234B क्या हो गया? जब हम लोग, एंड C क्या हो गया? जब हम लोग शॉर्ट पेमेंट करते हैं एडवांस टैक्स, या फिर डिले पेमेंट करते हैं, तो जो इंटरेस्ट लगता है उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। आ गया तीसरा, अपडेटेड रिटर्न, ठीक है। अपडेटेड रिटर्न क्या है? हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, अपना लास्ट 2 ईयर का हम लोग रिटर्न फाइल कर सकते थे, अब तो वो लिमिट क्या हो गया, 4 ईयर हो गया। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम लोग अभी 31 मार्च 2025 तक अपना असेसमेंट ईयर 22-23, दैट इज 1/4/2021 टू 31/3/2022 तक का अगर हम लोग रिटर्न लगाते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को जो टैक्स और इंटरेस्ट आएगा प्लस एडिशनल टैक्स 50% ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स पे करके हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग 31 मार्च 2025 के बाद लगाएंगे तो हम लोगों को 60% ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका मतलब है 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आप 31 मार्च 2025 तक कर लीजिए। चौथा आ गया, कंप्लीट बुक्स टेली GST टिल February 2025। इसका मतलब ये है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि February 2025 तक आप लोग, हम लोगों को क्या करना है, सेल और परचेज को रिकॉन्साइल कर लेना है GST से, टेली से एंड बैंक से, ठीक है। आप मान लो, मैं एग्जांपल देती हूँ, परचेज का मैं पहले बता देती हूँ। जैसे कि परचेज आपका बुक्स में है 10, जैसे आपका परचेज है बुक में 10 CR, ठीक है, और आपका GST में आया है 8 CR, ठीक है, और बैंक से पेमेंट आपका गया है अभी तक 6 CR। तो ये जो जो डिफरेंस आ रहा है टू 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 करके, तो इसको रिकॉन्साइल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मान लो जैसे कि आपको परचेज बुक्स में 10 CR है, ठीक है, लेकिन GST में 8 है, तो बहुत सारा क्या होगा कि जिसका रिटर्न नहीं लगाया, या फिर मान लो कि जिसका आपका 2B में आया ही नहीं, ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, या फिर बैंक में मान लीजिए 6 CR है, इसका मतलब ये है कि आपने 4 CR का पेमेंट नहीं किया, या फिर आपका वो लाइबिलिटी चल रहा है, क्रेडिटर है। तो इसलिए मैंने बोला कि आप परचेज को भी रिकॉन्साइल कर लो और सेल को भी कर लो। सेल को करना क्यों ज़रूरी है? मान लो आपका GST में सेल दिख रहा है 10 और आपका टेली में दिख रहा है 12,
ठीक है, और आपका बैंक में आ गया है 15, तो जो डिफरेंस है उसको हम लोग फरवरी में करेंगे, तभी तो जाके हम लोग मार्च में उसको मिला सकेंगे। ठीक है, जो भी आपका मिसमैच है उसको हम लोग अपना जीएसटी में सही से रिटर्न फाइल करके हम लोग उसको मिला पाएंगे। ठीक है, रिकॉन्साइल कर लीजिए आप 3B और जीएसटी और 1 को 3 फरवरी। ठीक है, फरवरी तक क्यों आपको रिकॉन्साइल कर लेना है, क्योंकि जो भी आपका जो डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो रीजन भी आपको पता चलेगा, और अगर जस्टिफाइबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, अपना 1 और 3B को फिर मैच करवाओगे। ये इंपॉर्टेंट है, कंफर्मेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। आप अपना डेटर और क्रेडिटर से कंफर्मेशन ले लीजिए। डेटर क्या हो गया, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, और क्रेडिटर क्या होगा, जिससे हम लोग परचेज करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका डेटर है उससे भी कंफर्मेशन ले लीजिए, ताकि आपको आपको पता रहे कि आपको अभी मार्केट से कितना पैसा मिलना है। ठीक है, और क्रेडिटर से इसलिए कर लीजिए क्योंकि मैं इसके बाद एक और पॉइंट है जो ये है एमएसएमई, उससे भी मैं लिंक करवा दूंगी, और इसलिए भी आपको पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि आपका अकाउंट्स में अभी कितना ड्यू है पार्टी के लिए, आपको और कितना पेमेंट करना है बाहर के पार्टी को। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्रेडिटर का मैंने यहाँ पे स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि आप देखिए एमएसएमई पेमेंट 43BH, दिस सेक्शन इज इंट्रोड्यूस टू गिव द बेनिफिट टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। ठीक है, अगर आपको पेमेंट इन 15 डेज विदाउट एग्रीमेंट, पेमेंट इन 45 डेज विद एग्रीमेंट, इफ नो पेमेंट मेड विद इन द टाइम लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है, 30% टैक्स ऑन परचेज या आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, आप पूछोगे ये क्या है, अच्छा से समझाओ, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप देखो कि कोई एक, जैसे कि मान लो मैंने आपसे माल खरीदा, और आप क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर आप सर्विस सेक्टर हो, या फिर मैंने आपसे कोई सर्विस ले लिया। ठीक है, और मैंने आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया, मैंने आपसे आज माल ले लिया। ठीक है, अब मैंने आपसे जब आज ले लिया माल, तो मैंने आपको जो मेरे को जो आपको पेमेंट करना है, ठीक है, तो वो कब तक पे करना है, इस प्रोविजन के हिसाब से क्या एग्रीमेंट, मैंने आपके साथ एग्रीमेंट नहीं बनाया, बस आपने मुझे माल दिया तो मुझे पेमेंट करना है, तो मुझे इस प्रोविजन के हिसाब से 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देना है। ठीक है, और अगर मैंने आपके साथ कोई एग्रीमेंट बनाया है कि देखो मैं आपको 60 डेज तक में मैं आपको पेमेंट कर दूंगी, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं तब क्या होगा, अगर मैंने आपको एग्रीमेंट बनाया है मैंने आपके साथ, तो भले वो 60 डेज है, लेकिन हम लोगों को 45 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर हम लोगों ने नहीं किया तो उसके ऊपर 30% क्या होगा, टैक्स पे करना पड़ जाएगा। मैं आपको उसको एक अच्छे एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे कि मान लो मैंने एक्स से माल परचेज किया 10 लाख का। ठीक है, और एक्स को मैंने बोला कि मैं आपको 60 डेज में पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, तो 43BH क्या बोलता है कि अगर एग्रीमेंट था विदाउट एग्रीमेंट, ठीक है, और एक विद एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं रहता तो मैंने जो पहले बोला कि मैंने आपको बोला 60 डेज में दे देगा, तो क्या होगा, 60 डेज में मेरे को पे करना चाहिए, लेकिन 43BH क्या होता है, 45 डेज के अंदर उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर मैंने नहीं किया तो मेरा क्या होगा, डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब 30% टैक्स लग जाएगा। अब मान लो कि मैंने आपको बोला 10 लाख पेमेंट करना था, मैंने आपको 45 डेज के अंदर अंदर मैंने आपको 5 लाख दे दिया, तो क्या मेरा ये 30% टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन लगना चाहिए। क्यों, मैंने ये प्रोविजन में क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, इसका मतलब है 10 - 5 इक्वल्स क्या है, 5 के ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, 30% टैक्स लग जाएगा। क्लियर। अब मैं बात करती हूँ जैसे कि विदाउट एग्रीमेंट, अभी एग्रीमेंट नहीं बनाया, ठीक है, तो मेरे को क्या होगा, 15 डेज में पे करना चाहिए होगा, लेकिन मैंने क्या किया, 15 डेज में पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, फुल अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, 30% टैक्स आ जाएगा उसमें, और मैंने अगर पार्शियली पे कर दिया तो जितना रिमेनिंग है उसके ऊपर मेरा 30% टैक्स आ जाएगा। क्लियर। तो इसके लिए ये जो पॉइंट नंबर 4 और 5 का आप लिंक करके रीड करना कि कंफर्मेशन ऑफ क्रेडिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कंफर्मेशन करोगे अपना क्रेडिटर से तो आपको पता चल जाएगा मैंने परचेस किया था आज और मुझे इतने दिन में पेमेंट करना था, और मैंने अभी पेमेंट नहीं किया, तो मेरा क्या होगा, इनकम टैक्स में डिसअलाउ भी हो सकता है। तो 31 मार्च 2025 से पहले प्लीज ये सब जो भी पार्टी है उसको पेमेंट कीजिए, या फिर जो ड्यू डेट आ रहा है 45 डेज के बाद या फिर 15 दिन तक में जो आपका ड्यू डेट आ रहा है उसके दिन में उसी टाइम में आप पेमेंट कीजिए, ताकि आपका ये जो 30% टैक्स जो है ये ना लगे। ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल अपने एग्जाम्पल से समझा दिया, तो मैं इसको समझा नहीं रही हूँ। फिर आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल है और थोड़ा टेक्निकल भी, अच्छे से समझिएगा।
ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, चेक करंट ईयर जीपी एंड एनपी रेशियो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप मान लो लास्ट ईयर आपका बैलेंस शीट में और पीएल में, मैं बता रही हूँ, जैसे कि पीएल में आपका जीपी था 30%, ठीक है, और नेट प्रॉफिट आपने दिखाया 9%, ठीक है, और इस बार आपने क्या किया, जीपी दिखा दिया 20% या 40%, और एनपी दिखा दिया 8% की जगह 6% या 12%। तो क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपका इन्फ्लेट हो रहा है जीपी और एनपी में। ठीक है, तो इसको भी आप फरवरी तक, मैं तो बोलूँगी फरवरी तक आप इसको प्रॉपर अपना टैली को मेंटेन करके प्रॉपर अकाउंट्स बनाइए और देखिए कि आपका जो रियल में एनपी और जीपी जो से इन्फ्लेट हो रहा है वो जस्टिफाइबल है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, क्योंकि आपको बिजनेस का इस हिसाब से गया ही है, लेकिन अगर नहीं है तो इसके ऊपर एक बार वर्क जरूर कीजिए और अपने कंसल्टेंट, अपने एक्सपर्ट, अपने प्रोफेशनल सीए से जरूर मीट कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जैसे कि आजकल क्या चल रहा है, लोग कैसे अपना इनकम लगा रहे हैं, इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जैसे कि अभी मान लो 23-24 तक 5 लाख तक टैक्स नहीं था, तो लोग क्या करते थे 5 लाख तक अपना इनकम दिखा दिया। फिर 24-25 में 7 लाख तक नहीं था, तो लोग क्या कर रहे थे 7 लाख तक दिखा दिया। अभी क्या हो जाएगा इस बजट के बाद 12 लाख, तो लोग क्या करने वाले 12 लाख तक अपना इनकम डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि उनका रेशियो जो हो रहा है वो बहुत ही इन्फ्लेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप देखो ना बहुत इन्फ्लेट होगा, तो इस ये प्रॉब्लम में आप ना फंसो, क्योंकि बाद में फिर आपका असेसमेंट या स्क्रूटनी ना हो। इसके लिए प्लीज़ अपने एक्सपर्ट से मिलिए और इसके ऊपर एक बार अपने अकाउंट्स उनको भी प्रॉपर दिखाइए, अपने ऑडिटर ये सब ऑडिट करवा के देखिए क्या है। ठीक है, अब आ गया पॉइंट नंबर 7, कैपिटल गेन। ये भी एक अच्छा टॉपिक है। कैपिटल गेन कब एराइज होता है, जब हम लोग कैपिटल एसेट्स को सेल करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इनकम क्या होता है, जो हम लोगों को पूरा साल होते रहता है, जिसके बारे में हम लोग एस्टिमेट भी लगा सकते हैं। लेकिन कैपिटल गेन क्या हो गया, जो मेरा, हम उसके ऊपर एस्टिमेट नहीं लगा सकते, कभी मेरा लॉस भी हो सकता है तो कभी मेरा गेन भी हो सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको गेन हुआ, तो गेन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 31 मार्च 2025 तक, ठीक है, आप कैपिटल गेन प्लानिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप, अगर मान लो अभी आपने कोई कैपिटल एसेट्स को सेल किया, ठीक है, तो यूज एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं। कैसे आप लोगे, आपने अगर कोई हाउस बेचा है, फ्लैट बेचा है, तो उसके अगेंस्ट में आप रेसिडेंशियल हाउस खरीद लो। ठीक है, 54B, आपने अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड सेल किया है तो उसके अगेंस्ट में एग्रीकल्चर लैंड सेल कर लो, परचेज कर लो। 54F, रेसिडेंशियल हाउस अगेंस्ट एनी कैपिटल एसेट्स अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। आप अगर अदर देन हाउस प्रॉपर्टी अगर कोई भी एसेट सेल कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट अगर आप हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हो तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, 54EC, 54EC में क्या होगा, अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग सेल किया उसके अगेंस्ट में आपको एक बॉन्ड ले लो। ठीक है, किसका, NHAI और RECL, ये सबका आप ले लो। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसलिए मैंने बोला इसमें भी आप अपने प्रोफेशन से जरूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग मैटर करता है। ठीक है, तो इससे आपका कैपिटल गेन का टैक्स प्लानिंग भी अच्छा हो सकता है। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी खरीद के हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या हो गया, आपका टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वही है आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग भी देखना पड़ेगा और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखना होगा। ठीक है, अब आ गया 8 पॉइंट, क्रॉस चेक योर AIS TIS 26As विथ योर अकाउंट। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको पहले 26As के बारे में बता देती हूँ। 26As क्या होता है, जब हम लोग TDS डिडक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब जो डिडक्टर होता है वो अगर TDS डिडक्ट किया, मेरे ऊपर TDS डिडक्ट किया, तो मैं 26As में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अब तक जो अभी मार्च खत्म होने वाला है, तो इसका मार्च का तो रिटर्न लगेगा मई में। ठीक है, लेकिन अभी कब तक हम लोग को शो हो जाना चाहिए, 31 दिसंबर 2024। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके 26As में 31 दिसंबर तक का जो भी आपने अपने बिजनेस रिसिप्ट हुआ है आपके पास, या फिर FD का जो भी इंटरेस्ट आया है, या फिर जो कोई भी कमीशन इनकम, वो सब शो हो रहा, तो वो आप अपने टैली से मिला लीजिए। ठीक है, और एसएफटी ट्रांजेक्शन भी प्लीज़ आप अपना मिलाइएगा जब आप अपना अकाउंट फाइनलाइज करो। तो एसएफटी ट्रांजेक्शन को, मतलब AIS TIS को प्लीज़ उसको क्रॉस चेक कीजिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए, क्योंकि बहुत सारा ट्रांजेक्शन ऐसा होता है कि हम लोग डालना भूल जाते हैं, और जैसे कि मान लो डिविडेंड इनकम हो गया, ये सब हो गया, तो ये आपको AIS TIS ये सब में आपको प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, कितना कैश विड्रॉ हुआ, कितना कैश डिपॉजिट हुआ। ठीक है, तो आप अपना SFT भी अपना अकाउंट को फाइनलाइज करते वक्त ज़रूर ध्यान दें। लेकिन मैं आपको बता दूं, SFT भी
जो रिटर्न लगता है वो भी मई में लगता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी का जो आपका AIS TIS है उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप जब अपना अकाउंट फाइनलाइज करो, जैसे कि मई में आप जब फाइनलाइज करो या रिटर्न लगाने से पहले SFT को ज़रूर से ज़रूर आप क्रॉस वेरीफाई करो, ताकि आपका रिटर्न डिफेक्टिव ना हो। क्योंकि रिटर्न डिफेक्टिव होने का आजकल बहुत रीज़न है कि AIS में आपका इन्फॉर्मेशन आया तो आपने अपने रिटर्न में नहीं लिया, जिसकी वजह से आपका क्या हो गया, ITR मिसमैच हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका ITR डिफेक्टिव हो गया। तो इसके लिए फिर बाद में क्या होगा, आपको फिर ITR फाइल करना होगा, फिर और भी कंप्लाइंसेस का बर्डन बढ़ जाते हैं। तो आप SFT को भी प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये था 8 कंप्लाइंसेस जो हम लोगों को इनकम टैक्स का प्रॉपर कंप्लाइंसेस करने के लिए करना पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी इससे भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगे कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।